रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए प्रत्येक रविवार को रात 8 बजे आपके लिए लेके आते हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैराथन की क्लास है, ये हिंदी मैराथन की क्लास है, जो आपको उत्तर प्रदेश सिपाही और उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम में फतेह दिलाने वाली क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चे, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आपकी क्लास का। तो एक बार आप वीडियो को अपने अन्य साथी, दोस्त, सगे संबंधी, भाई बहन, अनुज अग्रज तक दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अपने हर साथी को बताइए कि रविवार को रात को 8 बजे आने वाली क्लास लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे क्लास आ चुकी है। और चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से एक एक प्रश्नों का हम आप जवाब देते हैं। देखिएगा, इसमें जो हम आज आपको कवर कराने वाले हैं, हिंदी साहित्य, बोली भाषा, विराम चिन्ह, उपसर्ग प्रत्यय, देशज विदेशज, तत्सम तद्भव वचन, इतने टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से कवर कराए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप पूरी क्लास में लास्ट तक अंत बने रहिएगा और एक एक प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा और अंत में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, देर ना करते हुए, समय को ना जाया करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे फ्लैश हो चुका है, आपके सामने आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, दे दो इसका जवाब, फटाफट बताइएगा कि कौन सा जवाब सही है। प्रश्न क्या कह रहा है भैया? केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? आपको यहां पे जवाब देना है कि केशव दास जी के द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। सबसे पहला विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। ये सब कुछ किसके द्वारा है? सब केशव दास जी की रचनाएं हैं। जिसमें जो आपका आध्यात्मिक ग्रंथ की बात की गई है वो आपके विज्ञान गीता में है, जिसमें वैराग्य से संबंधित बातें की गई हैं। किसमें? इसमें वैराग्य से संबंधित बातें की गई हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका भी केशव प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ ही है और रचना ही है। ये जो रामचंद्रिका है, इसको आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, कौन भैया? इसको आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। किसे? इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है। किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 19 से अधिक छंदों का इस्तेमाल किया गया है और यह रचना जो है मात्र एक रात में लिखी गई है। कब लिखी गई है भैया? केवल एक रात में लिखी गई है। इसलिए आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। और केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे विज्ञान गीता। पहले का पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए भैया, दूसरे प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? इसमें भैया थोड़ा सा यहां पे कुछ करेक्शन है, कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है, 1850 ईस्वी से, 1700 से, और 1750 ईस्वी से, और 1900 से। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको जवाब देना है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है। आइए, सबसे पहले हम और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। जो सबसे पहला कालखंड है वो आपका आदिकाल है। आदिकाल के बाद आपका आता है पूर्व मध्य काल आता है। क्या आता है लल्ला? पूर्व मध्य काल। और पूर्व मध्य के काल के बाद आता है आपका उत्तर मध्य काल आता है। उसके बाद आपका आता है आधुनिक काल आता है लल्ला। क्या आता है? आधुनिक काल। आप जानते हो कि इस पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति काल। उत्तर मध्य काल को ही क्या कहा जाता है लल्ला? रीति काल कहा जाता है। आधुनिक काल को ही क्या कहा जाता है भैया? गद्य काल कहा जाता है। इसमें भैया आपको जवाब देना है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का सामान्यतः कब से माना जाता है। तो देखिए,
ये जो है आपका 1050 से लेके 1375 तक है कौन आपका आदिकाल, और 1375 से लेके 1700 तक है आपका आता है कौन पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, और 1700 से लेके 1900 तक जो आपका आता है वो आता है रीतिकाल, और 1900 से लेके जो अब तक का समय है वो आपका आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल कहते हैं। तो देखिए उसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये लल्ला आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये किसके अनुसार है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार कहां से माना जाता है, तो उन्होंने 1850 से माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऑप्शन डी है 1900 ईस्वी से लेके अब तक। तो दूसरे का ऑप्शन आपका डी है, लेकिन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार पूछेगा तो ऑप्शन ए सही है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त हैं और सब प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास। आपको बताना है कि सूर सागर के रचयिता कौन है, तो आपको जानकारी के लिए बता दे लल्ला, सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। और तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो आप जानते हैं, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, और अगली रचना जो आपकी आती है जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामलला नाछू इत्यादि रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा हैं। और विद्यापति जी के द्वारा कीर्तिलता और कीर्ति पताका आपकी इत्यादि रचनाएं किसके द्वारा हुई हैं? विद्यापति जी के द्वारा हुई हैं। और अब आपसे हम पूछते हैं कि जयदेव की रचनाओं का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भैया। गीत गोविंद किसकी रचना है भैया? जयदेव की रचना का नाम अगर आपसे हम पूछें तो इनकी रचना का नाम क्या है लल्ला? गीत गोविंद है। तो सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास है। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं हैं, जयदेव की अन्य रचनाएं हैं, और विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? आपको जवाब देना है लल्ला, यहाँ पे ऐसी कौन सी रचना है जो सूरदास जी की नहीं है? पहला प्रश्न, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रमैनी सूरसागर, ये भी रचना सूरदास जी की है, ये भी रचना सूरदास जी की है, ये भी रचना सूरदास जी की है। जो आपकी रमैनी है, साखी शब्द रमैनी, ये किसकी है लल्ला? कबीरदास जी की है। किसकी है भैया? कबीरदास जी की है। तो कौन सा आपका जवाब सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। चलो इसमें आपको जवाब देना है लल्ला। प्रश्न संख्या 5 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से छायावादी युग के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत। आपको बता दें लल्ला, तो आपको बता दे जानकारी के लिए, तो इनका पूरा नाम है गजानन माधव और उपनाम है इनका क्या लल्ला? मुक्तिबोध है। और आपको यहां पे बताना है कि छायावादी युग के रचनाकार कौन है? तो छायावादी युग के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, क्योंकि छायावादी युग के 4 स्तंभ जो माने जाते हैं वो आपका आता है पंत प्रसाद वर्मा और निराला का मतलब लल्ला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा का मतलब महादेवी वर्मा, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद और पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? आपको जवाब देना है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र या श्रद्धाराम फुल्लौरी या लल्लूलाल राजा राम मोहन राय। तो भैया ये जो पंजाब में हिंदी का प्रचार करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके श्रद्धाराम फुल्लौरी का, और इन्होंने ही पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। और ये सदल मिश्र जो इनकी रचना है, इनकी रचना का नाम है नासकेतोपाख्यान।
क्या नाम है भैया, नाशकेतोपाख्यान इनकी रचना है। और लल्लू लाल की जो रचना है, इनकी रचना का नाम क्या है लल्ला, प्रेम सागर। क्या नाम है लल्ला, प्रेम सागर। लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाशकेतोपाख्यान। और पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, श्रद्धा राम फिल्लौरी जी ने किया है लल्ला। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया, आप भी अपने जवाब खटाखट कमेंट बॉक्स में देते रहिए, एक एक प्रश्नों को बारी बारी सॉल्व करते रहिए। प्रश्न बेहद खूबसूरत, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक बने रहिए। प्रश्नों का हम आपसे प्रश्नों के साथ साझा कर रहे हैं, प्रश्नों को आपके साथ, और बेहतरीन प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो चलिए लल्ला, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आपको जवाब देना है कि ये सब किस काल के कवि हैं, आपको जानकारी के लिए बता दे लल्ला। तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं लल्ला, भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं लल्ला, भक्ति काल के कवि हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्हीं 4 काल खंडों में बांटा गया है। 1050 से लेके कई बार बताए हैं 1375, और 1375 से लेके 1700, और 1700 से लेके 1900 तक, और 1900 से लेके अब तक। भैया यही इन्हीं 4 कालखंडों में बांट के पढ़ा जाता है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, सूर सालावली जो आपकी रचनाएं हैं, तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, कबीरदास साखी शबद रमैनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और ये सभी आपके कवि जो हैं आपके किस में आते हैं लल्ला, भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। 8वां नंबर देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधायुग। अंधायुग लल्ला ये आपका धर्मवीर भारती की है। किसकी है लल्ला, धर्मवीर भारती की है अंधायुग। और जहां पे प्रेम की बातें आ जाए वहां पे आप जानते हो ये सभी रचनाएं किन की हैं भैया, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की। जितनी भी प्रेम वाली बातें आती हैं वो सब मुंशी प्रेमचंद की हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रिय प्रवास आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। प्रिय प्रवास आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है भैया। किसका है लल्ला, हरिऔध जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। और झरना आपका जयशंकर प्रसाद जी का है लल्ला। किसका है लल्ला, जयशंकर प्रसाद जी का आपका क्या है, झरना है। और जिसमें प्रेम लगा रहता है वो सारी रचनाएं किसकी होती हैं भैया, प्रेमचंद जी की होती हैं, प्रेमचंद जी की होती हैं। अंधायुग धर्मवीर भारती का है। झरना आपका जयशंकर प्रसाद का है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो लल्ला आपको जानकारी के लिए बता दें, ये आपका प्रिय प्रवास। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा भैया, हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, आपको लेके चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ भैया, बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। आपको जवाब देना है, मृगनयनी, मुद्रा राक्षस, मैला आंचल, मधुशाला। तो भैया आप जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा उपन्यास कौन सा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दे लल्ला, तो मैला आंचल आपका फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा रचित उपन्यास है। और मधुशाला, मधुबाला, नीड़ के निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं लल्ला। और आपको बता दें, जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं मृगनयनी, मृगनयनी आपका जो है ये आपका एक उपन्यास है। ये आपका क्या है लल्ला, एक उपन्यास है। और ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है लल्ला। और मृगनयनी आपका क्या है लल्ला, एक उपन्यास है। और फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास का नाम कौन सा है, मधुशाला, सॉरी मैला आंचल है। और मधुशाला, मधुबाला, नीड़ का निर्माण फिर ये सभी रचनाएं किसकी हैं लल्ला, हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। चलिए लल्ला अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। आपको जवाब देना है, गीत गोविंद, राम गोविंद, वैदेही वनवास,
राग सोरठा के पद। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, गीत गोविंद, राम गोविंद, राग सोरठा के पद, ये तीनों रचनाएं किनकी हैं लल्ला? मीराबाई के द्वारा रचित रचना है। जबकि वैदेही वनवास ये मीराबाई की नहीं बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है वैदेही वनवास। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। वीडियो को एक बार आप झूम के शेयर कर दीजिएगा, दमदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा लल्ला। अपने हर साथी दोस्त सगे संबंधी भाई को बताइएगा कि क्लास चल रही है आपके लिए, जानदार जबरदस्त शानदार क्लास आई हुई है। आइए लल्ला प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है? आपको जानकारी के लिए बता दें लल्ला, निराला जी की ये चारों कृतियां निराला जी की हैं, लेकिन आपसे प्रश्न किया जा रहा है काव्य कृति नहीं है। तो आपका जो चतुरी चमार है ये काव्य कृति नहीं है, बल्कि ये लल्ला क्या है? ये एक कहानी संग्रह है। क्या है लल्ला? कहानी संग्रह है। और अनामिका, गीतिका, परिमल, चतुरी चमार ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, परंतु ये कहानी संग्रह है, बाकी सारी कृतियां काव्य कृति हैं भैया। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगले प्रश्न का जवाब हम उम्मीद करते हैं कि आप मुझे बताएंगे। रामचरितमानस की भाषा है, आपको जवाब देना है लल्ला। रामचरितमानस की भाषा ब्रज भाषा है, अवधी है, मैथिली है या भोजपुरी है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें लल्ला, रामचरितमानस की भाषा जो आपकी है वो अवधी भाषा है, लेकिन आपकी जो अवधी भाषा है ये थोड़ा सा अवधी का परिष्कृत रूप है, साफ सुथरे तरीके से अच्छे से लिखा गया है, ठेठ अवधी का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है तो आपकी भाषा अवधी ही। अगली बात, ये ब्रज भाषा आप जानते हैं कि ब्रज के क्षेत्रों में, मथुरा के क्षेत्रों में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है लल्ला। और आप जानते हैं कि भोजपुरी का जो केंद्र है वो बिहार का भोजपुरी का केंद्र है। और भिखारी ठाकुर को, एक बार मैंने इसको बहुत पहले भी आपको बताया था, ये बात बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण है। भिखारी ठाकुर को इसका भारतेंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है लल्ला? भारतेंदु कहा जाता है। और शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लल्ला? भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का भारतेंदु और शेक्सपियर भी कहा जाता है। भोजपुरी अपने भारत के अलावा विदेशों में भी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस जैसे देश में भी आपकी भोजपुरी बोली जाती है। चलो लल्ला अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? किस वर्ष में हिंदी भाषा के कार्यान्वित करने ब्रैकेट में स्वीकृति का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 14 सितंबर 1949 को ही आपके हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो कौन सा जवाब सही है? ए इज द करेक्ट आंसर। और 14 सितंबर को आपके भारत में क्या मनाया जाता है लल्ला? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बस वही बात बच्चों वाली हो गई जो अभी मैं तुमको बता दिया। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप जानते हो भैया, हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, जबकि विश्व हिंदी दिवस भैया आपका मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को और 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, हिंदी का जननी क्या है? हिंदी की जननी क्या है? आपको जवाब देना है। अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है? तो आपको जानकारी के लिए बता दे लल्ला, तो हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी की जननी, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। तो लल्ला जैसे कि आप जानते हो कि सबसे पहले आपकी मूल भाषा थी जिसे हम जानते हैं क्या थी लल्ला? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत 2 पार्ट में बटी, एक वैदिक संस्कृत, पहले पार्ट में जो बटी लल्ला वैदिक संस्कृत, और दूसरे पार्ट में जो बटी लल्ला वो आई आपकी क्या? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आपका वेद और उपनिषद लिखा गया, जबकि लौकिक संस्कृत में आपका रामायण और महाभारत लिखा गया। उसके बाद फिर आपकी क्या आई लल्ला? पाली आई।
पाली आपके बौद्ध धर्म की भाषा थी, जिसमें इसका पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक लिखा गया है। उसके बाद क्या आई लल्ला? प्राकृत आई। प्राकृत आपके जैन धर्म की भाषा थी। किस धर्म की भाषा थी लल्ला? प्राकृत आपके जैन धर्म की भाषा थी, जिसमें इसका पवित्र ग्रंथ क्या लिखा गया लल्ला? आगम लिखा गया। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत दो पार्ट में बटी, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, फिर सौरसेनी आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर सौरसेनी अपभ्रंश आया। इस तरीके से आपके हिंदी भाषा का विकास क्रम है। फिर अवहट्ट आई, फिर हिंदी आई, लास्ट में आपकी हिंदी आती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की जननी क्या है, आदि जननी क्या है, तो आप क्या बताओगे लल्ला? संस्कृत को हिंदी का आदि जननी कहा गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 16 देखिए क्या कह रहा है? वर्तमान हिंदी में लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको बता दे भैया, पाली, खरोष्ठी, मंदारिन, देवनागरी। तो आपकी हिंदी जो है लल्ला वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था लल्ला? आपका कहाँ हुआ था लल्ला? आपका ये हुआ था कहाँ पे भैया? ये आपका गुजरात में हुआ था। किस स्टेट में हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है। 344, 351, 343, 348। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 348 अनुच्छेद में आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। वह अनुच्छेद आपका 348 है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 18। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ये आप जानते ही हो भाई, अभी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में बता ही दिया। अगले वाले प्रश्न में गुजरात राज्य में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो आपको बता दें कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 1975 में हुआ। पहला देखिए भैया, विश्व हिंदी सम्मेलन से आपके एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए हम हर सेट में एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। 1975 में पहला हुआ जो आपका भारत के नागपुर में हुआ। 1976 में दूसरा हुआ जो आपका मॉरिशस में हुआ। कहाँ हुआ लल्ला? मॉरिशस में हुआ। और आपका जो तीसरा होता है 1983 में होता है। 1983 जो तीसरा होता है ये भी आपका दिल्ली अर्थात आपका कहाँ होता है? भारत में। भारत में किस जगह पे हुआ है लल्ला? दिल्ली में। ये कहाँ पे हुआ है लल्ला? नागपुर में हुआ है। और आपका जो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन आता है वो 1993 में आता है। और ये भी आपका कहाँ होता है लल्ला? मॉरिशस में होता है। कहाँ होता है लल्ला? कहाँ होता है भैया? मॉरिशस में होता है। मॉरिशस में होता है आपका। और आपसे पूछा जा रहा है दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको जवाब देना है पोर्ट लुई, मॉरिशस। डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा भैया प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? बहुत लाजवाब प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 20 आपसे कह रहा है केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? विधायी विभाग, राजभाषा विभाग, साहित्य अकादमी, उच्चतर शिक्षा विभाग। तो आप बताइए भैया, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। विधायी विभाग, राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, या आपको बता दें जानकारी के लिए कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है लल्ला कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें मेरे दोस्त मेरे भाई, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय जो आपका स्थित है हैदराबाद, नई दिल्ली, आगरा, गुवाहाटी। तो आप जानकारी के लिए जानते रहिए लल्ला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया? नई दिल्ली में। तो कौन सा जवाब आपका सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 22। आइए अब आपका चैप्टर चेंज हो गया। अब आपके प्रश्न कहां से आ रहे हैं लल्ला? विराम चिन्ह से आ रहे हैं लल्ला। तो आप एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने लिखा गया है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चारों ऑप्शन पढ़ के इसमें से आप जवाब दीजिए। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है लल्ला। हम आपके उत्तर का वेट कर रहे हैं लल्ला।
देखिए भैया, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्ध स्पष्ट करने के लिए, लिखते समय अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। जी 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 जी, डी इज द राइट आंसर। हंस पद का जो सिंबल होता है विराम चिन्ह में लल्ला ऐसे होता है, जैसे कहा जाए कि वह बहुत दौड़ता है। क्या बोला गया लल्ला? वह बहुत दौड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कुछ छूट गया है, आपकी चीजें छूट गई हैं, यहाँ पे होना चाहिए कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ऐसे हम हंस पद का सिंबल लगाते हैं और यहाँ हम तेज लिख देते हैं। तो इसीलिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। और हंस पद का दूसरा नाम होता है काक पद भी होता है। क्या होता है भैया? काक पद। और हंस पद का जो तीसरा नाम होता है वो क्या होता है लल्ला? त्रुटि बोधक भी होता है। इन तीन नामों से हम हंस पद को जानते हैं। वाक्य को आपको इसका जो 22 नंबर का प्रश्न है उसका जवाब दी इज द करेक्ट आंसर है भैया। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? आपको जवाब देना है कि दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। देखिए भैया, दो विपरीत शब्दों के बीच आपका योजक चिन्ह लगता है। क्या लगता है? योजक चिन्ह, जिसका निशान कैसे बनता है लल्ला? ऐसे बनता है। और जो इससे बड़ा होता है इसे हम क्या कहते हैं लल्ला? निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और जो किसी शब्द के नीचे लगता है इसका नाम क्या होता है लल्ला? इसका नाम होता है रेखांकन चिन्ह कहते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल आपका ऐसे होता है और उद्धरण चिन्ह का सिंबल आपका ऐसे होता है। इसे इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और जो ऐसे सिंबल होता है उसे हम क्या कहते हैं लल्ला? दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का सिंबल कैसे होता है लल्ला? ऐसे होता है आपका। किसका? विस्मयादि बोधक चिन्ह का सिंबल होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का तो मैंने आपको बता ही दिया, सारी चीजें आपको बता दी गई है यहाँ पे। तो दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। जैसे माता और पिता लिखा गया है तो ये दो विपरीत शब्दों के बीच आपका कौन सा चिन्ह लगा हुआ है लल्ला? योजक चिन्ह लगा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको जवाब देना है विस्मरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है किसी कवि का नाम जैसे बोला जाए, जैसे बोला जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या बोला जाता है लल्ला? सूर्यकांत त्रिपाठी। और फिर क्या बोल दिया जाता है? निराला। क्या कहा गया है इनको? निराला। तो इनको भैया कहाँ रखा गया है? निराला जो इनका उपनाम है इनको कहाँ रखा गया है? इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है। और विवरण चिन्ह का सिंबल आपका कैसे होता है? ऐसे होता है लल्ला। और दोहरे उद्धरण चिन्ह का सिंबल आपका कैसे होता है लल्ला? ऐसे होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। अल्प विराम का चिन्ह है, आपको जवाब देना है लल्ला। इसमें अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ये है कि ये है कि ये है कि ये है? इसे लल्ला आप जानते हो, इसे क्या कहा जाता है भैया? अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है लल्ला? अल्प विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अल्प विराम कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है लल्ला? पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पूर्ण विराम चिन्ह। तो अल्प विराम चिन्ह है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में अगर आपसे थोड़ी बात किया जाए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तब आप बताएंगे पूर्ण विराम चिन्ह। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक बार किसी भी वाक्य में सबसे अधिक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तब आप जवाब देंगे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्योंकि केवल और केवल आप जो पूर्ण विराम होता है, कोई भी वाक्य है अगर कि जहां पे साधारण वाक्य कोई लिखा जाता है वहां पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी वाक्य लिखे जाते हैं, जितने भी वाक्य लिखे जाते हैं, सभी वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, केवल और केवल प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ के।
प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ के बाकी सभी वाक्यों के अंतर्गत बाकी सभी वाक्यों में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रश्नवाचक वाक्य में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब प्रश्न प्रत्यक्ष होता है तभी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, वरना प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग नहीं होता है, वहां पे भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। तो ठीक है भैया। हाँ चलिएगा, अब आगे की तरफ हम मूव करते हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। 26 क्या कह रहा है भैया? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है अल्प विराम कहते हैं? नहीं, इसका सिंबल ये है। उप विराम कहते हैं? नहीं भैया, ये भी गलत, ये भी गलत। विवरण चिन्ह कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जैसे कहा जाए कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, अब इसके बाद में पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका? पूर्ण विराम। डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। जैसे देखिएगा, अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो उद्धरण चिन्ह होता है ऐसे होता है, यही कह रहा उद्धरण चिन्ह, ऐसे ऐसे आपको बताया दोहरा उद्धरण चिन्ह, और विस्मयादिबोधक चिन्ह आपका ऐसे होता है। और घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को स्पष्ट करने, आदि भावों को व्यक्त करने के लिए ही हम किसका करते हैं भैया? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। और अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग आपका ऐसे होता है और कोष्ठक चिन्ह आपका ऐसे होता है। जब किसी कठिन बात को हमें आसान बनाना होता है उसकी उसी की व्याख्या होती है, अर्थात लल्ला फिर से समझिएगा कि जैसे कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कोई बात हम बोलते हैं और वो बात आपको नहीं समझ में आती है तो ब्रैकेट में वही चीज लिख दिया जाता है। जैसे हम कहें सामर्थ, सामर्थ आपको नहीं समझ में आया तो सामर्थ लिखने के बाद ब्रैकेट में हमने लिख दिया शक्ति, तो आपको ये बात समझ में आ गई, इसलिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 28 क्या कह रहा है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? भाई वही बात हमने अभी आपको बताया ना। किसी, जैसे देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, क्या लिखा गया है? सामर्थ्य लिखा गया है। क्या लिखा गया है लल्ला? सामर्थ्य लिखा गया है। और सामर्थ्य आपको नहीं समझ में आया मान लीजिए तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया गया लल्ला? शक्ति लिख दिया गया। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। और विवरण चिन्ह आप जानते ही हैं कि कैसे होता है, ऐसे जैसे जब कहा जाए कि संज्ञा के 3 भेद हैं, या संज्ञा, सॉरी हाँ बच्चों यही बोल दीजिए, संज्ञा के 3 भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं। अब आगे हमें अगर इसका विवरण देना है तो हम ऐसे विवरण चिन्ह लगा के 1 नंबर पे और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ऐसे हम इसके भेद के बारे में बता देते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चलो भैया, और निर्देशक चिन्ह आपका ऐसे लगता है, जो आपके योजक चिन्ह से क्या होता है? बड़ा होता है। योजक चिन्ह आपका क्या होता है लल्ला? छोटा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। अल्प विराम का प्रयोग इसमें से कहां किया जाता है? आपको जवाब देना है कि अल्प विराम का प्रयोग इसमें से कहां किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में। तो लल्ला जो आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, उसको जो टाइप किया गया है भैया वो थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है। अल्प विराम का प्रयोग आपका कहाँ होता है? तो वाक्य के बीच में होता है लल्ला। कहाँ होता है? वाक्य के बीच में होता है भैया। कहाँ होता है? वाक्य के बीच में होता है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 30 देखिएगा। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? आपको जवाब देना है कि प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। पर है, पा है, अड़ा है, प्रा है। तो आपको बता दें लल्ला, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप में क्या होते हैं लल्ला? शब्दांश होते हैं। शब्दों के अंश, शब्दों के टुकड़े, शब्दों का एक हिस्सा, शब्दों का एक भाग होता है। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को क्या कर देता है लल्ला? बदल देता है। यहाँ पे जो प्रमाण लिखा गया है इसमें आपका प्र उपसर्ग है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आपसे प्रमाण का संधि विच्छेद पूछा जाए तो प्रमाण का संधि विच्छेद आपका टूट जाएगा प्राधन मान में। आपको जानकारी के लिए बता दें, अड़ा यहाँ नामे बदल रहा है क्योंकि आपके व्यंजन संधि का एक नियम है, जब अड़ा से पहले आपके री की मात्रा या रा आ जाए या मूर्धन्य सा आ जाए, जब अड़ा से पहले री रा सा आता है तो अड़ा अपने जगह पे रा में, इसीलिए प्राधन मान हो जाएगा। और प्रमाण में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिएगा।
अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? आपको यहां पे जवाब देना है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। देखिए लल्ला, इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या आनी चाहिए लल्ला? संधि आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए भैया? संधि आनी चाहिए। जब अध्यक्ष लिखा गया है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप इसमें अपना नियम लगाओ। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है कैसे आप जानोगे? जब इसको आप तोड़ोगे तब आप जान जाओगे मेरे दोस्त। देखिए, जब या और वा से पहले आधा अक्षर आता है तो वहां पे यड़ संधि होती है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, अधिधन अक्ष में टूट जाएगा। कहाँ? अधिधन अक्ष में। लेकिन जहां पे अक्ष आता है वहां पे क्या हो जाता है? अक्ष हो जाता है। इसलिए यहां पे कौन सा उपसर्ग है लल्ला? अधि उपसर्ग है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 देखिएगा, धड़ाक में प्रत्यय है। आपको जवाब देना है धड़ाक में प्रत्यय है। अप अक आक ओक। आपको बता दें लल्ला, धड़ाक में आपका जो मूल शब्द है वो आपका धड़, आपका क्या है लल्ला? मूल शब्द है। और अगर आपसे इसमें प्रत्यय पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है लल्ला? आक प्रत्यय लगा हुआ है धड़ाक में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 33। फटाफट जवाब देते रहिए भैया, बिल्कुल ना सोचिए, घबराइए ना, बिल्कुल हिम्मत ना हारिए। सारे प्रश्नों का जवाब आप देके जाइएगा और पूरे प्रश्नों की प्रैक्टिस भैया आप करके जाइएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? लल्ला, जो आपका इक प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय लगने की वजह से किसी भी शब्द के शुरुआत के अक्षर में जो स्वर लगा होता है उसमें बदलाव आ जाता है। अगर छोटा आ है तो वहां कहां बदल जाएगा लल्ला? बड़ा आ में। देखिए साप्ताहिक, देखिए साप्ताहिक लिखा गया, सा लिखा था, सा में आ छिपा है, कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पे भी सा में आ छिपा है, एक प्रत्यय लगा है, कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पे आप देखिए साप्ताहिक, यहाँ पे लिखा गया साप्ताहिक लिख दिया गया है, लेकिन यह होना क्या चाहिए लल्ला? साप्ताहिक, क्योंकि सप्ताह आपका पहले था, क्या था? सप्ताह। और इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ा तो हमने बताया कि इक प्रत्यय जुड़ने के क्रम में जो शब्द का पहला अक्षर होता है उसमें लगे हुए स्वर में बदलाव आता है। छोटा आ है तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा मात्रा हो जाएगा। आधा पा पहले था, ता पहले था आपका, और आक मात्रा पहले थी, लेकिन इक लगाना है तो हा पे छोटी इक, ई की मात्रा हा पे आके लग जाएगी, तो ये हो जाएगा ही क साप्ताहिक। कौन सा जवाब सही है लल्ला? डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो भैया 34। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? आपको जवाब देना है भैया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। इकहरा, दुबला, दूजा, गुणवान। तो आपको जानकारी के लिए बता दें लल्ला, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दुबला में आपका कोई प्रत्यय नहीं है, बाकी अन्य सभी शब्दों में आपके प्रत्यय लगे हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा भैया। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा। मिलनसार शब्द, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रा है, मिलन है, मिल है और सार है। मिलन धन सार बराबर मिलनसार, तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न बेहद आसान है, बस जरूरत है आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करने की, एक नजर, एक झलक देखने की। अगर आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाएंगे, यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और वो प्रश्न आपको एकदम हलवा लगेगा लल्ला, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे। कहां से? लक्ष्य क्लासेस से किए रहोगे। तो मेरे दोस्त, एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दो, अपने हर साथी को बता दो, और अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक वाली बटन दबा के एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट कर दें। बता दें मुझे आपको क्लास कैसे लग रही है लल्ला। अच्छी लग रही है तो कमेंट को भर दो, हाँ अच्छी लग रही है क्लास, या आप क्या चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट करते रहिए, और साथ में अपने आप जवाबों को भी आप देते रहिएगा। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग है। आपको यहां पे जवाब देना है कि अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग है। देखिए यहां पे लल्ला संधि का नियम लगेगा, संधि से ही आप उपसर्ग बता पाओगे। इसमें यड़ संधि है, या और वा से पहले आधा अक्षर मतलब यड़ संधि। इसको जब आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, अतिधन उक्ति में टूट जाएगा। तो यहां पे कौन सा उपसर्ग है? बी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37 देखिएगा। परिवार, यहां पे जो लिखा गया है परिवार लिखा गया है, परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें लल्ला बहुत कुछ बताने लायक है नहीं, तो हम लोग समय को क्यों बर्बाद करें, फटाफट अपने प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेना लल्ला। हाँ 38 देखिएगा। परसर के सहायक शब्द हैं
जो आपको जवाब देना है। शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के मध्य में आते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दे लल्ला कि कारक चिन्ह को ही, कारक चिन्ह को ही या कारक विभक्ति को ही, कारक विभक्ति को ही, कारक विभक्ति को ही क्या कहा जाता है लल्ला? परसर्ग भी कहा जाता है। तीनों बातें एक है, कारक चिन्ह, कारक विभक्ति या आप बोल दो क्या? परसर्ग। ये तीनों बात क्या है लल्ला? एक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 देखिएगा, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? अना प्रत्यय है, आना प्रत्यय है, धना प्रत्यय है, वदन प्रत्यय है ना। आपको जवाब देना है कि वेदना में इसका मूल शब्द आपका वेद है और इसमें अना प्रत्यय लगा हुआ है। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा लल्ला, कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, अर्थ तत्सम है, देशज है। देखिए अपने ही देश में ग्रामीण आंचलिकता के प्रभाव से जो शब्द जन्म लेते हैं, खटाखट, फटाफट, घबराहट, हड़बड़ाहट, खुरपा, फावड़ा ना, ये सब आपका देशज भाषा का शब्द है। और तद्भव तत्सम क्या है? तत्सम का मतलब होता है लल्ला तत् धन सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके? मूल भाषा अथवा संस्कृत के समान वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? तत्सम। वे शब्द जो मूल भाषा अथवा संस्कृत के हैं और जो कहते हैं हिंदी में उतार दिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम। और वे शब्द जो मूल भाषा अथवा संस्कृत के तो हैं परंतु हिंदी में आते आते अपने रूप को बदल लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। अब कारज क्या है? अब जो अर्थ तत्सम है, कारज क्या है? अर्थ तत्सम है। जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थ तत्सम। आपको जानकारी के लिए बता दें, तत्सम के पहचान के कुछ 60 तरीके बता दे रहे हैं हम आपको, जहां पे छा, त्रा, ज्ञा, अवसरा ये 4 अक्षर संयुक्त अक्षर पाया जाता है, वो शब्द तत्सम होते हैं। जहां पे ये वाला सा होता है वे सब तत्सम होते हैं। जहां पे आपको अनुस्वार मिल जाए वो शब्द क्या होंगे? तत्सम। जहां पे आपको विसर्ग मिल जाए वो शब्द क्या होंगे? तत्सम। जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर रहित तो हलंत लगा हो वो शब्द क्या होंगे? तत्सम। जब किसी शब्द में आपको मूर्धन री स्वर लगा हुआ मिल जाएगा तो वो शब्द क्या होंगे लल्ला? तत्सम होंगे। जहां आपको पदेन्द्रा, हंस पदेन्द्रा, रेफ वाला रा मिलता है वो शब्द भी प्रायः क्या होते हैं लल्ला? तत्सम। ये आपके तत्सम की पहचान के कुछ तरीके हैं। और जहां पे आपको डा से डलिया और ढा से ढक्कन के नीचे उत्क्षिप्त चिन्ह मिल जाए वो शब्द कभी भी तत्सम हो ही नहीं सकते हैं। जहां पे आपको अनुनासिक मिल जाए वो शब्द कभी भी तत्सम हो ही नहीं सकते हैं लल्ला। चलो अगले प्रश्न की कारज क्या है? अर्थ तत्सम है भैया, जानते रहिएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, इनमें से अपील शब्द है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि देशज क्या होता है? जा मतलब जन्म लेने वाला, कहां? अपने देश में ही जन्म लेने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं लल्ला? देशज बोलते हैं। विदेशज मतलब विदेश धन झा, विदेश धन जा मतलब विदेश में जन्म लेने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज। अर्थात हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़ के बाकी अन्य भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। और तद्भव क्या है? आप जानते ही हो कि तद्भव लल्ला आपका वे शब्द जो हिंदी में आते आते, मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपने रूप को बदल लेते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। और जो संस्कृत के शब्द हैं और जो कि तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। तो कौन सा जवाब इसमें आपका सही है? अपील आपका लल्ला अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए ये कहाँ आएगा? विदेशज में। और विदेशज के अंतर्गत ही हम अरबी, फारसी, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, जापानी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का भी हम क्या करते हैं लल्ला? अध्ययन करते हैं। इसलिए अंग्रेजी अपील जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भैया? अंग्रेजी। और अंग्रेजी कहाँ पे आएगी लल्ला? आपकी विदेशी में आएगी। इसलिए कौन सा जवाब सही है आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, विदेशज। अगले प्रश्न की तरफ चलिए भैया। 42, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तालाब, खुद, पेड़, खंड। आपको बताना है कौन सा शब्द विदेशी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। खुद अपने आप में क्या है लल्ला? विदेशी शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। 43, आलमारी किस भाषा का शब्द है? आलमारी, आल्पीन, आलू ये सब आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ना फारसी है, ना फ्रेंच है, ना अरबी है क्या लल्ला? पुर्तगाली है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा भैया। प्रश्न संख्या देखिएगा 44, फटाफट अपने जवाब आप देते रहिए, हमसे ज्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए भैया। चलिए, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? देखिए, कवि लोग, कवि दल, कवि वृंद,
कवि समूह, समूह, वृंद, दल, लोग, गण और जन ना इत्यादि लगा के बहुवचन बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप देखोगे तो कवि लोग भी आपका बहुवचन है, कवि लोग का भी बहुवचन कभी होता है, लेकिन जो सटीक जवाब है वो सी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए भैया 45 देखिएगा, सुधिका तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधी, सुधीजन, सुधीगण और सुधियों। तो लल्ला आपका ए इज द करेक्ट आंसर सुधिजन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा, बहुत आसान सवाल है, बहुत लाजवाब है, एकदम आसान है, इससे सरल कुछ नहीं मिलेगा भैया। चलो जवाब दो। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। क्या पानियां होता है? अरे भाई ये सब होता ही नहीं है, पानी अपने आप में क्या है? बहुवचन है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा भैया, देखिएगा पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? आपको जवाब देना है कि पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। पत्तियां, पत्ते, पत्तियां, पत्तियां। तो देखिए यहाँ पत्तियां लिखा गया है, होता नहीं है, और ये होगा क्या आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, पत्तियां आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा, प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? आपको जवाब देना है कि घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। घटाए, घटाएं, घटैया, घटाऊं। तो आप बता दे भैया, बी इज द करेक्ट आंसर, घटाएं आपका बहुवचन है, बाकी सब क्या है लल्ला? अशुद्ध लिख दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा भैया, प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है? वर का स्त्रीलिंग बताएं। दीजिए भैया जवाब, वर का स्त्रीलिंग बताएं। बहु, वारी, वधु और दुल्हन। तो वर है तो क्या होगा लल्ला? वधु। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका जवाब दो भाई, बताओ फटाफट। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? बताइए भैया, इसका जवाब दीजिए। बंधु वर्ग, बंधु, बंधुओं, बंधुए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा नहीं तो क्या होगा? बंधु वर्ग इज द करेक्ट आंसर। वर्ग, जन, गण, लोग, वृंद, ये सब लगा के आपके बहुवचन, दल, ये सब लगा के आपके बहुवचन बनाए जाते हैं। देखिए 51, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? रचनाएं किसका बहुवचन है भैया? रचना का बहुवचन क्या होगा? रचनाएं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन नहीं जानता है भाई इसको? अगला देखिए 52, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान का स्त्रीलिंग भागिनी होता है? नहीं भाई। भाग्यवान? नहीं भाई। भाग्यवती? नहीं भाई। होता क्या है? भगवती। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा भैया 53, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो भैया प्रजाजन, प्रजावर्ग, प्रजा, प्रजालोग, ये भी लगा के बहुवचन बनाया जाता है, ये भी लगा के, ये भी लगा के। लेकिन यहां पे जो सबसे सटीक और सही जवाब है, प्रजा के साथ प्रजाजन होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा भैया प्रश्न संख्या देखिए 54 क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन बताइए। देखिए लिपि जो लिखा गया है आपका, ला पे छोटी की मात्रा, पा पे छोटी की मात्रा, ये है नहीं, ये गलत है। ला पे बड़ी की मात्रा, ये भी गलत है। केवल लिपि लिखा गया है, सेम टू सेम उतार दिया गया। बचा कौन? बी इज द करेक्ट आंसर, लिपियां। क्या होता है भैया? लिपियां। ठीक, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55 देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव, यौवन, योगी, जीर्ण, जीव। देखिए जो आपका जीव है, ये आपका अपने आप में कैसा शब्द है लल्ला? तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है लल्ला? जीवा होता है। क्या होता है? जीवा होती है। आगे देखिएगा 56, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें जवाब देना, छत, चाँद, छेद, चक्र। चक्र अपने आप में क्या है लल्ला? चक्र अपने आप में तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है लल्ला? चाक्र, चाक होता है लल्ला। क्या होता है? चाक होता है। अगला देखिएगा, कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या अर्थ तत्सम। जो तत्सम का टूटा फूटा हुआ रूप होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? अर्थ तत्सम। कारज अपने आप में क्या है लल्ला? अर्थ तत्सम है। बी इज द करेक्ट आंसर। 58 देखिएगा, ग्राम का तद्भव रूप है। ग्राम अपने आप में लल्ला तत्सम शब्द है। अभी हमने जब आपको तत्सम का पहचान हम आपको सिखा रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया कि जहां पे पदेंद्रा, जहां पे हंस पदेंद्रा, जहां पे रेफरा, ये तीनों रा जहां पे लगते हैं संभवता अर्थात प्रायः, वे शब्द क्या होते हैं? तत्सम। अब देखिए ग्राम है ना, तो ग्राम अपने आप में क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? गांव होगा। बी इज द
करेक्ट आंसर। खेत का क्या होगा लल्ला, खेत का आपका क्या होगा भैया, क्षेत्र होगा। और हमने अभी बताया कि जहां पे आपको अनुनासिक मिल जाए वह शब्द कभी तत्सम हो ही नहीं सकता है, वो सदैव क्या होगा, तद्भव। अगला प्रश्न देखिएगा 59 देखिएगा, मच्छिका का तद्भव रूप है मक्खी या भंवरा, मोर, मयूर, मेढक। मेढक का होता है मंडूक, मोर का होता है मयूर, क्या होता है, मयूर। और इसका क्या होता है लल्ला, मंडूक होता है। और भंवरा का भ्रमर, और मक्खी का ही होता है मच्छिका। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा भैया, देखिएगा 60 क्या कह रहा है, 60 क्या कह रहा है, पूरे हो गए 60 आ जाइए भैया। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव को आपको बताना है, प्रश्न बहुत आसान है इसलिए समय हमें नहीं गंवाना है, फटाफट इसका जवाब देना है। प्यास, पाषाण, पक्ष, कंकड़, आपको तद्भव की पहचान करनी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसका तत्सम जो होता है क्या, पिपासा होता है। और ये सब अपने आप में क्या है लल्ला, तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे चलो, प्रश्न संख्या देखिएगा 61 क्या कह रहा है, चना का तत्सम रूप है। आए भाई, इसको कौन नहीं जानता है यार, चना का चाड़क, चड़ाक, अरे भाई चाड़क चड़ाक होगा नहीं, होगा क्या, चड़क। ए सी इज द राइट आंसर। चलो भैया 62 देखिएगा, 62 क्या कह रहा है, नारियल का तत्सम रूप है। सारे प्रश्न भैया पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि सब हलवा प्रश्न लाके रख दिए गए, ये सब प्रीवियस ईयर है। नारियल का भैया तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है, नारियल का होता है नारिकेल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा भैया 63 देखिएगा, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। अभी अगवे बता के आ रहे हैं भैया, क्या होता है, मक्षिका, मक्षिका। बी इज द करेक्ट आंसर। 64 पे चलिएगा भैया, तिक्त का शब्द का तद्भव रूप है तीखा, तिखन, तिक्ता। आप भी जानते हो तीखा का क्या होता है लल्ला, तिक्त होता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 65, खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द है, आपको बता दे लल्ला, ये खंडहर अगर ऐसे लिख दिया जाता है आपके वहां पे क्या आएगा, ऐसे आएगा। प्रायः जहां पे अनुस्वार पाए जाते हैं वहीं पे तत्सम होते हैं। खंडहर का तत्सम जो होता है वो खंडगिरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके मूर्धन्य री लगी हुई है ना, इसलिए ये क्या है लल्ला, तत्सम। और ये अनुस्वार वाली जो बात है भैया ना, ये प्रायः केस में होते हैं, प्रायः ये तत्सम होते हैं। जरूरी नहीं कि जहां अनुस्वार लग जाएगा हर जगह तत्सम में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है अंश, और फिर यहाँ पे लिखा गया है अंश, यहाँ पे लिखा गया है शंकर, और फिर यहाँ पे लिखा गया है शंकर। ये अपने आप में तद्भव है, और ये भी अपने आप में तद्भव है। ये तत्सम है और ये क्या है, तत्सम है। ये दोनों क्या है, तत्सम, और ये दोनों क्या है, तद्भव। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 66, हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी का भैया क्या होगा बताओ, हरदी, हरिद्रा, हल्दी का हरद्रिका। तो हरिद्रा का क्या होगा लल्ला, हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, हरिद्रा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को दीजिएगा, और अगले रविवार आप हमसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, ये भी बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थोड़ा वीडियो को लाइक करिएगा, और बच्चों तक शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक वाली बटन को पुश करिएगा। और अंततः लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि कितने जवाब आपके सही हो पाए हैं, इन सवालों में कितने सवाल आपके सही हैं, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं, क्लास कैसी लगी है, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।